वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ मैन जो है प्रिमिटिव मैन, उनके नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में उनकी क्रेनियल कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, एंड वी हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, किसकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हमें पता होना चाहिए सबसे प्रिमिटिव कौन सा था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, और ओब्वियसली जो सबसे प्रिमिटिव था उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कम होगी एंड फॉलोड बाय वो धीरे 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 बढ़ते जाएगी। तो ए चॉइस में यहाँ दिया हुआ है होमो इरेक्टस, देन नेंडरथल मैन, देन क्रो-मैग्नन मैन, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो हमें पता है कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव है इन चारों में। ठीक है, तो जब ये सबसे प्रिमिटिव है डी चॉइस वाला, तो ये जो डी चॉइस वाला है ये किसके साथ बनेगा, हमें देखना है क्रेनियल कैपेसिटी। हमें पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे कम वाली इसके साथ रिलेटेड होगी, तो सबसे कम वाली यहाँ पर कौन सी दिख रही है, 350 टू 450 सीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चॉइस नंबर 3 है वो डी के साथ बन जाएगा। एम आई राइट? अच्छा, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद हमारा आएगा नेंडरथल मैन, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, जब ये थोड़ा सा इससे एडवांस है तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी उससे ज्यादा होगी, मींस 1200 से लेके 2000 के बीच में इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है। तो जो बी है उसका चॉइस नंबर 1 के साथ बैठेगा जो है। इसके बाद इससे ज्यादा नेक्स्ट एडवांस कौन सा है, वो है होमो इरेक्टस, जो कंपैरेटिवली लंबा था। तो होमो इरेक्टस का जो बैठेगा वो किसके साथ बैठेगा, होमो इरेक्टस का बैठेगा ये जो है 800 से लेके 1000 वाला जो है इसके साथ बैठेगा। तो ए जो चॉइस है वो हमारी आएगी चॉइस नंबर 2 के साथ। ठीक है, और जो क्रो-मैग्नन मैन है ये कैसा है, सबसे एडवांस है इन सभी में, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, जो मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सी दिख रही है, 1600 सीसी वाली हमें यहाँ दिख रही है। तो इसके साथ बैठेगा हमारा सी के साथ चॉइस नंबर 4। तो ये सीक्वेंस जहां आएगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एडवांस है वो कौन सा है, हम ये सबसे पहले देख लें। तो हम देख लें सी की चॉइस 4 के साथ मैच हो रही है, तो इन चारों में कौन सा है ऑप्शन जिसमें सी की चॉइस 4 के साथ ऑप्शन है। तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, चॉइस नंबर 2 में ही केवल सी की चॉइस जो है वो 4 के साथ फिट हो रही है, बाकी तीनों में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। हालांकि 4th चॉइस में फिर दिया हुआ है सी की 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा डी में भी वही ऑप्शन बन रहा है, लेकिन बी में हमको कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, तो जब वही मैं कह रही हूँ, अगर हमको एक पर्टिकुलर तरीके से सीक्वेंस पता होगा तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 2। ओके, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ सिंपलर लेस एलेबोरेटेड फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन। यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ हो बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द एनवायरमेंट, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मतलब ये उल्टा हो रहा है, रिट्रो हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज जाती है ना, तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगी अगर। लेकिन अगर उल्टा उसका होगा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है, जैसे कि जो उड़ने वाले बर्ड थी उनसे क्या हुआ, लेस सिंपलर चलने वाली बर्ड का जो ओरिजिन हुआ उसको हम क्या कहेंगे, रिट्रोगेशन कहेंगे। ठीक है, रिट्रो यानी कि उल्टा होना, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना। तो चॉइस नंबर 3 इसका आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी, वो जो भी 4 चॉइस दी है, हमें मालूम है नेचुरल सिलेक्शन पूरी तरीके से चार्ल्स डार्विन के साथ जुड़ा हुआ टर्म है। इन्होंने ही कहा था कि नेचर सेलेक्ट करता है ज्यादा बेटर अडेप्टेड लोगों को, है ना, उन वेराइटीज को जो उस एनवायरमेंट के लिए फिट होते हैं, है ना, उसमें परिवर्तन आता है। और इसी नेचुरल सिलेक्शन वाले के लिए एक दूसरा जो टर्म था जिसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जो टर्म था वो हर्बर्ट
स्पेंसर ने यूज किया था। तो वो टर्म जो है उसको मैंने आपको थ्योरी के टाइम पर भी बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर टर्म पूछा जाएगा, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो या वो किसने यूज किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आएगा। अदरवाइज नेचुरल सिलेक्शन जो है वो चार्ल्स डार्विन के साथ जुड़ा हुआ है। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। रैपिड मल्टीप्लिकेशन लीड्स टू, रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या कराता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन आएगी, है ना। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आएगी उसको सरवाइव करने के लिए उस पॉपुलेशन को उतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन लीड्स टू, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चॉइस नंबर 4 इसके साथ आएगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन लीड्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फिर से कुछ प्रिमिटिव मैन के नाम दिए हुए हैं, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, जो अलग अलग एरा में अलग अलग टाइम फ्रेम में हुए हैं और उनका काम बताया गया है। तो फर्स्ट है जावा मैन, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन क्रो-मैग्नन, देन निएंडरथल मैन। ठीक है, हमें पता है इन सभी में सबसे जो प्रिमिटिव वन है वो है जावा मैन। ठीक है, तो जावा मैन ने सबसे पहले क्या किया था, वॉज फर्स्ट टू इरेक्ट वन, क्या ये सबसे पहले चला था सीधा खड़ा होके, है ना, या फर्स्ट वन टू यूज फायर, या फिर उसने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया था, या फर्स्ट टू डेवलप स्पीच, या फर्स्ट कलर वॉल पेंटिंग। तो हमें पता है कि जावा मैन ने सबसे पहले फायर का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले आग, पत्थरों से ऐसे रगड़ के उसने क्या किया था, आग का इस्तेमाल किया था। तो फर्स्ट जो चॉइस है उसके साथ सेकंड वाला जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो थे जो जिन्होंने सबसे पहले इरेक्ट सीधा खड़ा होना शुरू किया था, है ना। फर्स्ट वन इरेक्ट सीधा खड़े हुए थे, अदरवाइज उससे पहले क्या थे, रामापिथेकस, टायोपिथेकस थोड़ा सा झुककर चलते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज फर्स्ट वन टू इरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सीधा खड़ा होके चले, सीधे खड़े हुए, तो बी के साथ आएगा चॉइस नंबर 1। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये है निएंडरथल मैन है, हमारा निएंडरथल जो मैन है, सॉरी सबसे उसके बाद क्रो-मैग्नन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। क्रो-मैग्नन क्या है, क्रो-मैग्नन जो है क्रो-मैग्नन मैन, ये दो तो हमारे हो गए हैं। क्रो-मैग्नन मैन फर्स्ट वन टू डेवलप स्पीच, ओके, और फर्स्ट कलर वॉल पेंटिंग। तो जब ये सबसे ज्यादा एडवांस है तो सबसे पहले तो बेसिक चीजें, प्रिमिटिव टाइप की तो बेसिक चीजें बनाएंगे, उसी सीक्वेंस में तो डेवलपमेंट हुआ है कि भाई सीधे खड़े हुए, फायर देखा, फिर अपने आप को कपड़ों से लपेटा, अपने जो क्या कहते थे जो मर जाते थे उनको दबाना शुरू किया, ऐसे ही। और जब वो और एडवांस होते गए और एडवांस होते गए, तब उन्होंने क्या किया, वॉल पेंटिंग, कलर, केव्स, वो सब भी शुरू किया था। तो जो एडवांस वन है, और इन सभी में एडवांस वन क्रो-मैग्नन ही है ना, तो उसने ही सबसे पहले कलर वॉल पेंटिंग शुरू की थी। ठीक है, और डोमेस्टिक मतलब एनिमल्स को अपने साथ रखना, एग्रीकल्चर का यूज करना, तब तक क्रो-मैग्नन तक काफी एडवांसमेंट हो चुका था। तो सी के साथ जो आएगा, दिस इज चॉइस नंबर 4। ठीक है, अब हमारा बचता है, बचता भी एक ही है, वो है चॉइस नंबर 3, और निएंडरथल मैन के साथ ही ये फिट होता है कि जो डेवलपमेंट स्पीच का था वो निएंडरथल मैन के टाइम पर हुआ था। तो ये सीक्वेंस है 2 1 2, ये फर्स्ट चॉइस में ही आ रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, तो ये इस पैटर्न में ये लगेंगे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एज ऑफ मैमल्स इज नोन एज, मैमल्स की जो एज है उसे क्या कहा जाता है, सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलेनोजोइक और जुरासिक। तो हमें मालूम है ये होता है सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है मैमल्स की एज है, मीसोजोइक क्या है, वो रेप्टाइल्स की एज है, और रेप्टाइल्स के भी जो उसके अंदर भी जो मेन टाइम फ्रेम है दैट इज जुरासिक, जब वो पीक पर थे। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, यानी कि फॉसिल्स की जो शाखा है, जो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है ना, उसके फादर ऑफ, उसे पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये तो एक जो है फ्रेंच
बहुत ही फेमस पेंटर हैं जिन्होंने मोनालिसा की भी तस्वीर बनाई है ना, और उनके नाम पर उस तरीके की तस्वीरें हैं। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी तो ये नहीं है, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने भी थ्योरीज दी थी। कार्ल वॉन बेयर, जिन्होंने थ्योरी इनकी रिजेक्ट की थी ऊपर वालों की कि भाई अडल्ट फेज का जो एम्ब्रियोलॉजी से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किल्स उसमें पाए जाते हैं, है ना, बैक साइड में, जब वो थ्योरी आई थी। तो ये दोनों तो उससे नेचुरलिस्ट हैं, उससे रिलेटेड हैं। बाकी जो चौथा है जॉर्ज क्यूवियर, ये हैं एक्चुअली फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। तो जो चॉइस नंबर 4 है वो है, इसको आपको कंफ्यूज किया गया है लियोनार्डो द विस्की के साथ, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो चॉइस नंबर 4 वुड बी द आंसर, फादर ऑफ द पैलेंटोलॉजी कौन है? जॉर्ज क्यूवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉसिल ऑफ केन्यापिथेकस, जो कि केन्या में पाए गए थे। फॉसिल ऑफ केन्यापिथेकस वाज डिस्कवर्ड बाय, केन्यापिथेकस की जो फॉसिल्स हैं वो LSB लीकी के द्वारा डिस्कवर किए गए थे, ठीक है। RA फिशर, रॉबर्ट ब्राउन, ये तो साइटोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं दोनों, और ये दोनों जो है मैरी लीकर और LSB लीकर, इसमें आपको कंफ्यूज किया गया है। तो जो आपको फुल नेम पता होगा तो आप बिल्कुल कतई कंफ्यूज नहीं होंगे, चॉइस नंबर 4 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है, अरेंज द पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अरेंज द पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम को हमें बताना है, यानी कि सबसे जो पुराना है वो सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पुराना कौन सा है? डिवोनियन, ट्राइसेरिक, जुरासिक, सिल्यूरेन या ऑर्डोविसियन। तो सबसे पुराना तो ऑर्डोविसियन है, सबसे नंबर 1 पर तो ये आएगा, ठीक है। ऑर्डोविसियन के बाद आएगा सिल्यूरिन। अगर हमें वो पैटर्न पर्टिकुलर फ्रेम्स जो डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमें याद होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन हमारा आएगा सिल्यूरिन, ठीक है। इसके बाद आएगा डिवोनियन, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा ट्राइसेरिक, एंड देन आएगा हमारा जुरासिक। 1 2 3 4 एंड 5, जुरासिक सबसे एंड में आएगा। यहाँ पर ई चॉइस 2 में दी हुई है तो ये दोनों तो नलीफाई हो ही गई, ठीक है। यहाँ पर ई दी हुई है, यहाँ भी ई दी हुई है, और एंड में यहाँ सी दी हुई है, यहाँ भी सी दी हुई है। तो आपको कंफ्यूज किस में किया गया है? इसमें आपको बाकी जो 3 बीच के पैटर्न्स हैं उनमें कंफ्यूज किया गया है कि भाई डी ई के बाद आया था, डी का मतलब सिल्यूरिन, ये ऑर्डोविसियन के बाद आया था या डिवोनियन के बाद आया था, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज किया गया है। तो हमारे को वो पैटर्न्स जो हैं अगर प्रॉपर तरीके से याद हैं तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज चॉइस नंबर 1। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द होमोलोगस ऑर्गन्स फ्रॉम द लिस्ट। होमोलोगस ऑर्गन यानी कि उनका जो एंसेस्टर है वो सेम है, और एंसेस्टर सेम होने के बाद उसने अपने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, पर्टिकुलर एनिमल ने, कुछ भी कह सकते हैं, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर अडेप्टेशन कर ली है ना। होमोलोगस उसी को कहते हैं। तो देख लेते हैं कि ये जो 4-5 नाम दिए हुए हैं, चीजें दी हैं, उनमें से कौन सी होमोलोगस ऑर्गन हैं। जैसे बैट्स विंग, कैट्स पॉ, बटरफ्लाई विंग, लिजार्ड टेल, विजडम टूथ। अब इनमें से कोई 2 हैं। तो देखिए विजडम टूथ तो टूथ है, इसका और किसी का टूथ के साथ तो मैचिंग हो ही नहीं रही, ये नहीं होगा। लिजार्ड की भी टेल है, ठीक है, और किसी के लिजार्ड की टेल है, बाकी के विंग्स हैं, तो ये भी किसी और के साथ मैचिंग नहीं हो रही। बटरफ्लाई के विंग्स, उसकी आउटर स्किन का क्या है, चेंजेस उसने किए हुए हैं बटरफ्लाई ने, ठीक है, तो उसका अलग तरीके का ओरिजिन है। और बैट का जो विंग है उसका अलग तरीके का ओरिजिन है। बैट क्या है? इट्स अ मैमल। कैट क्या है? वो भी मैमल है। तो जब ये दोनों मैमल हैं तो इनके एंसेस्टर एक हुए, और इन उसका विंग बनना, इसका पॉ बनना, ये अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन कर रखी है। तो जहां पर ए और बी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन पूछा हुआ है, अगर यहाँ हेट्रोलोगस पूछा हुआ होता तो हम बैट विंग और बटरफ्लाई विंग को कह सकते थे कि दोनों उड़ते हैं लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है ना। लेकिन यहाँ होमोलोगस पूछा हुआ है तो यहाँ पर हमारे को कौन सा चॉइस बनेगा? ए एंड बी चॉइस बनेगा, और कोई भी चॉइस यहाँ पर नहीं बनता जहां भी 3 या 3 से ज्यादा दिए हुए हैं। तो चॉइस नंबर 1 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोन्स ऑफ
बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा। ठीक है, ये भी बोगनविलिया के जो कांटे हैं स्टेम में लगे रहते हैं और जो टेंड्रिल्स हैं, ठीक है, पैसिफ्लोरा के, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ठीक है, ये भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं, हमने पढ़ा था, क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको कांटों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लीव्स को या उसकी जो भी लीव्स को उसने कांटों में कन्वर्ट कर दिया, और इसने क्योंकि इसको क्लाइम करना था तो टेंडल्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर लिए अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, लेकिन वो दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन सेम ओरिजिन की थी, उनका एंसेस्टर सेम था। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन क्या है? ठीक है, चॉइस नंबर 1, न्यू स्पीशीज इवॉल्व व्हेन वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। नई स्पीशीज का बनना जब कुछ पॉपुलेशन के लोग, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, उसके कारण एलोपेट्रिक स्पेशिएशन होता है, और इसके बनने को ही एलोपेट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये जो चॉइस है ये हमारी सही चॉइस है। चलिए अगली चॉइस क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म अ न्यू स्पीशीज। अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने निकाल दिया है तो वो नए स्पीशीज बना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आया है जिससे वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हों और नए एनवायरनमेंट में पहुंच गए हों। निकाल दिया है मगर उनका जियोग्राफिकल वेरिएशन नहीं है ना, तो वो जियोग्राफिकल बैरियर होगा तभी वो उनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो चॉइस है वो यहाँ पर सेट नहीं होगी। सी क्या है? ओवर द टाइम के साथ साथ cessation of a gene flow between geographically isolated population leads to reproductive isolation। बिल्कुल सही बात है, टाइम के साथ साथ जो जीन फ्लो है जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन के साथ जो है जीन फ्लो होना रुक जाता है ना, और जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं और फिर वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करते 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 आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई स्पीशीज का निर्माण कर लेते हैं, और इसी को एलोपेट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। ये जो लिखा है ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब डी क्या लिखा है? डी देख लेते हैं। द इनिशियल स्टेज ऑफ एलोपेट्रिक स्पेशिएशन इज पॉलीमॉर्फिज्म दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पेस विद इन पॉपुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस विद इन पॉपुलेशन, नहीं, ये डेफिनेशन इसके साथ नहीं जाती है। एंड ई में क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जियोग्राफिकल सेपरेटेड पॉपुलेशन बिकम अडप्ट टू लोकल कंडीशन, बिल्कुल सही है। एंड दस दे आर जेनेटिकली डिफरेंशिएटेड दूसरों से, क्योंकि जियोग्राफिकल सेपरेशन हो चुका है ना, और नेचुरल सिलेक्शन के कारण क्या होगा? जियोग्राफिकल सेपरेशन से लोकल कंडीशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और वो जेनेटिकली डिफरेंट दिखने लग गए। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? एलोपेट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एलोपेट्रिक स्पेशिएशन में क्या दो टर्म याद रखने हैं कि एक तो जियोग्राफिकल बैरियर, एनी टाइप ऑफ ऐसा बैरियर होना चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिल्कुल अलग हो जाए पुराने वाले ग्रुप से, और वो फिर रिप्रोडक्टिवली, और वो होगा जब आइसोलेटेड तभी वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, तभी जीन फ्लो उसका रुकेगा, है ना। तो ये चॉइस भी हमारी सही बनती है। सो ए सी एंड ई यानी कि चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इवन हार्मफुल म्यूटेशन डू नॉट गेट एलिमिनेट फ्रॉम द जीन पोल ड्यू टू genetic drift, high frequency due to dominant nature, being recessive and persist in heterozygous condition, survival value। harmful mutations भी actually recessive होती हैं, दबी हुई रहती हैं, और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं, और इसीलिए वो एलिमिनेट जीन पोल से नहीं होती हैं। ठीक है, सो चॉइस नंबर 3 जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर।
13 क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है इन सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जीन फ्लो इज रिड्यूस बाय पॉलीप्लॉइडी सेक्सुअल सिलेक्शन एंड हैबिटेट डिफरेंशिएशन। यस, दिस इज करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है? हाइब्रिड जोन विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ मिक्स्ड एंसेस्ट्री आर द प्रेडिक्टेड आउटकम when species with incomplete reproductive barrier come into contact with one another। जब इनकम्प्लीट रिप्रोडक्टिव बैरियर होगा तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और इस हिसाब से वो क्या नई स्पीशीज बन जाएगी? हाइब्रिड जोन बन जाएगा, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो मिक्स्ड एंसेस्ट्री के होंगे। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आपस में सही हैं, क्योंकि नई स्पीशीज बनने के लिए कंप्लीटली क्या होगा? जियोग्राफिकल वेरिएशन आना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली उसको आइसोलेट होना चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ऑपरेट करता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, है ना? बड़ी पॉपुलेशन से छोटा अलग हो जाता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। तो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15, आई ऑफ ऑक्टोपस, ओके, एंड आई ऑफ डॉग। अच्छा, दोनों की आई का शायद कुछ कंपैरिजन है यहाँ पे। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ डॉग शो डिफरेंट स्ट्रक्चर पैटर्न yet they perform similar function। yes, अगर क्या है यहाँ पे दो अलग अलग सिमिलर फंक्शन है, पैटर्न अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, यानी कि उनका जो एंसेस्टर है वो एक नहीं है, मगर क्या है? काम उनका सेम हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एनालॉगस, है ना? काम एंसेस्टर अलग अलग हैं, एंसेस्टर किसी का ए है तो किसी का बी है, लेकिन उन दोनों का क्या है? काम सेम होने की वजह से अडेप्टेशन है कि सेम चीज के लिए उसे हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, यहां पर क्या है? एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये नहीं होगा, डाइवर्जेंट तो उसके लिए होता है जिसका कॉमन एंसेस्टर होता है ना? वो तो यहाँ पर आएगा नहीं। ये होमोलोगस ऑर्गन है नहीं, क्योंकि इनका जो एंसेस्टर है वो एक नहीं है, होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। आई का, डॉग का आई और ऑक्टोपस का आई। ठीक है, तो चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, आइसोलेटेड इंडिविजुअल मे एस्टेब्लिश न्यू पॉपुलेशन, yes, which has different gene pool from the source population is known as founders effect। yes, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट अपने आप में। आइसोलेटेड कोई वो होती है उसे फाउंडर्स इफेक्ट कहा जाता है, या फाउंडर पॉपुलेशन भी कहा जाता है, जो अलग हो जाती है और अपने आप में रिप्रोड्यूस करने लगती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 2 और पढ़ लेते हैं। अ सीवियर ड्रॉप इन पॉपुलेशन साइज अकर ड्यू टू सडन चेंज इन द एनवायरमेंट। हाँ, अगर एनवायरमेंट में सडनली चेंज होता है तो पॉपुलेशन एकदम से डाउन हो जाती है और उसको बोटलनेक इफेक्ट कहा जाता है, और वो फिर से सीटेबल कंडीशन में आके रिप्रोड्यूस करके अपने उसको कंप्लीट कर। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये आएगा इसका 1 करेक्ट 2 करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। यस, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।